आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी आज के मुख्य वक्ता वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पूर्व आईएएस श्री राजेंद्र भानावत सर को। आपका जीवन काल जो आपने अपनी यात्रा शुरू करी 1974 में, आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा से आपने अपनी प्रशासनिक जीवन शुरू करा। आपने 38 वर्षों के सफल प्रशासनिक सेवा के साथ 1988 बैच में आप आईएएस में प्रमोट हुए। ही सर्व्ड एज कलेक्टर डूंगरपुर एंड बारा, डिविजनल कमिश्नर जयपुर भरतपुर, डायरेक्टर एंड एमडी आरटीडीसी। आई एम फॉर्चुनेट that I worked with him twice. In fact, when I got selected, he was the additional director. So thank you for joining us here today. These are some of his important postings. पर आपकी पहचान एक बहुत सफल प्रशासकों में रही है और आपसे मैं सुनती रहती थी, पापा और आपका भी इंटरेक्शन काफ़ी होता रहता था। सर प्लीज़ आप पधारें एंड टेक ओवर द डायस। माइक से वहाँ से। माननीय सत्यनारायण सिंह जी साहब के स्मृति में आयोजित व्याख्यान माला में ये जो अवसर मुझे दिया है उसके लिए मैं रिपुंजय जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उस शख्स के बारे में बोलने का मुझे कुछ अवसर मिलेगा, उनके जो विचारों के बारे में जुड़ी हुई बातों से बात करने का अवसर मिलेगा, जिसमें कई समानताएं उनके विचार में और मैं जब बात करता था मुझे लगता है बहुत सारी समानताएं हैं हमने। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ यह कि पुनीता जो उनकी रिपुंजय की धर्मपत्नी हैं, हम साथ में काम करने का अवसर मिला। डॉक्टर सत्यनारायण सिंह के साथ ज़रूर मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनको मैंने बहुत नज़दीकी से देखा, विशेष रूप से तब जब मैं रिटायर हो चुका था और हम कई सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पर लेखों के माध्यम से, कभी डिस्कशंस के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जब उनके बारे में जितना ज़्यादा जाना उतना ही आदर उनके प्रति मेरे मन में और अधिक बढ़ता गया। और इसीलिए जब भी आज हम याद करते हैं तो उन्हीं के विचारों की बात करने के लिए हम आप यहाँ सब इकट्ठे हुए उनको याद करने के लिए। कुमावत साहब, अब सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो यहाँ पर आए अलग अलग क्षेत्रों से मैं देख रहा हूँ, बाहर जब चाय हो रही थी तो सभी अलग अलग पुराने मित्र हैं, सीनियर कॉलीग्स हैं, जजेस भी हैं, पत्रकार भी हैं, सभी क्षेत्रों के हैं। कुछ व्यापारिक विमल सोराना साहब बैठे हैं जिनको मैं देखता हूँ तो लगता है कि विपश्यना किसी को सीखने की आवश्यकता नहीं, उनके साथ 2-3 दिन बिता ले तो पता लग जाएगा विपश्यना क्या होती है। सोराना साहब आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और तो मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक जो गलतफहमी इसको दूर किया। कई लोग कहते हैं कि प्रशासक या तो एम्पैथेटिक हो सकते हैं, मतलब समानुभूति रखने वाले हो सकते हैं, या फिर वो एफिशिएंट हो सकते हैं। सिंह साहब ने इस बात को सिद्ध किया कि व्यक्ति एम्पैथेटिक होते हुए भी इफेक्टिव हो सकता है। जिस प्रकार से आपने उनके अलग अलग महानुभावों के साथ में जो चित्र देखे अभी, उससे स्पष्ट उनका सभी लोगों के साथ में, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ में किस प्रकार से उनका मेल जोल होता था, किस प्रकार से वो परस्पर आदर के साथ मिलते थे, आपने देखा है। उनके जो विचार थे सत्यनारायण सिंह साहब के, उन्होंने अगर कहें तो महाराजा कॉलेज से शुरू करके छात्र जीवन में से उनमें नेतृत्व के गुण थे। उसके बाद वो जब प्रशासन में आए तो अलग अलग पोस्टिंग्स में उन्होंने अपने छाप छोड़ी और उस रिटायरमेंट के बाद भी मुझे पता है कि मैं भी राष्ट्रदूत में लगातार लिखता रहा हूँ पिछले 13 वर्षों से, जब से रिटायर हुआ। मेरा जो भी लेख छपता उसमें और उनको लगता है कुछ बात ऐसी कही है, अच्छी है, तो मुझे फ़ोन करके बधाई देते थे और कहते थे भानावत साहब आप, मैं कहता भानावत साहब मत, राजेंद्र जी कहाँ करें, राजेंद्र कहाँ करें, उनसे बहुत छोटा था मैं तो, और वो बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति से समर्थन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और वो बार बार कहते थे अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़े रहने के बाद कि हम लोगों को वो क्यों नहीं वो दे पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। The people of this country deserve much more than what we have been able to give to them. And what is it that is preventing us, the administrators and the people otherwise in the field, that people in the state are not able to get what is their due? Where are we failing? And therefore I want to share with you some of my thoughts based on my experience and based on by whatever interactions I have had with various people in various fields, that what is it, what can we do better, and particularly with respect to administration. When I say administration, friends, good governance, as the topic says, administration for good governance. Good governance is not dependent only on the administration. There are many other
actors in the field, like the politicians, politicians are there, the judiciary is there, also there is the media, social activists, NGOs are there. So all of them put together will decide, and with their collective role will decide whether we are able to provide good governance to the people of the state or not. And therefore it is the role of everybody. But I confine myself mainly to the role of administration, because I have remained an administrator throughout my career, so therefore I'll confine myself to those that particular role. So before I go further, I will request you all to ask yourself this question in your hearts, that why is it necessary in the 80th year of independence of the country, say we are in the 2026, 1947 we got independent, why are we still talking of the need for good governance? By this time we should have been well governed. By this time the problems of the society should have been removed and eliminated and reduced to some extent. But why is it that there are certain questions which I want you to think about in your own hearts and get answer to these? I have been asking myself these questions always, day in and day out. Why is it that we cannot hold our exams properly? Why is it that the papers get leaked? Why is it that the results are not declared in time? That is one thing, and we need to think about it. What is it that why is a person is required to go to the government office n number of times for a simple work? Whether it is the case for mutation, transfer of a land, if the purchases land, he goes to the Patwari's office there, if he goes to the filing the FIR there. So whichever government office one has to work with, why does he have to go to that office n number of times for doing the work? And the work gets done if you are connected. Work gets done if you have something in your pocket. Otherwise you keep on making rounds of the offices, round and round and round. So it is the experience of the most of the people. I was talking to somebody at the tea when we were having tea outside. There's a friend of mine who has worked in different parts of the world. I just put a simple question to him. How many marks would you give to the governance in the state today? Today means not particular government, but over the period of time, say, he said 2 out of 10. I was pained and I was slightly sad also. Then when I started continuing to ask this question, and I think that there was some truth in whatever he was saying. He might have had his own experience in whatever factors he did. So why is our recruitment system such? Every day you see the papers now and then, fake mark sheets, fake degrees, fake diplomas. If people who are not deserving get into the services like this, what happens to the bright and the meritorious people in the state? And any state which is not able to provide, any government which is not able to provide the right due to the meritorious people, will have to answer itself, and all of us will have to answer ourselves, where is the good governance? Is it good governance? We say the RTE came, the poor children can get quality education, so that the poor children get quality education. But you and I, all of us sitting in the hall, know that those who are living in the slums, in the poor areas, in the very remote areas, are they able to get quality education? What is the similarity in the type of education that the people in the elite schools of Jaipur or Delhi get, and the type of education which a child of the poor parents get in the government school? Is it not his right in the 80th of independence that the child of a poor parents also get the same type of quality education which everybody else has who belongs to a comparatively better background? Is it the fault of that poor child that he was born in a particular family? Did I decide as Rajendra Bhanawat in which family I will be born? Each one of us is born because of the fate of nature's planning, I would say. But then, should I be suffering because I was not born in a very rich family, or I was not born in a family where the people were connected to the right people in places? If that is not so, should I be responsible for that? Why is it, friends, you make the bridge today, crores of rupees, it collapses tomorrow. You make a road, you have 2 inches rain and the road breaks. So why should it be happening? Buildings, school buildings getting collapsed and the children dying under the roof of the dilapidated school. Is it what the people deserve? This is a question which we keep on asking ourselves. We have school friends. On the average, on the macro level, I have been associated with education. बहुत रेशो ठीक है, 20:1 का है, 12:1 का है. But if you go down to the micro level and see, there are hundreds of schools where only students are there, no teachers.
And another side, there are hundreds of schools where only teachers are there and there are no students. So when you work on the micro level, it works all right. The government knows how to make the things look like as if it is doing a lot. But is it doing? Let us ask ourselves this question. Why is it that with so many schemes of the health schemes, the poor lady has to deliver on the roadside, outside the hospital, only because the hospital refused to admit the poor lady because it did not have enough money to shell out of her pocket to be able to get into the hospital. There are schemes and schemes galore. Why is it that it happens? We have in this things are used to talk about Swachh Nagar Sanstha. There is a rule in the, and all of us might be knowing that rule. There is a rule that which says कि आपके जितनी कार खरीदते हैं एफिडेविट लेते हैं कि अपने घर के प्रेमिसेस में पार्क होगी. जयपुर की कितनी गाड़ियां घर के प्रेमिसेस में पार्क हैं? 90% vehicles today are parked on the roads, making the roads narrow. 50 feet road becomes 20 feet road and 30 feet road becomes 15 feet road. So why is it happening? It is happening because of the, I'll talk about these issues later. There are many schemes of the government. If you look at the website of the government of India or the state government, n number of schemes, lot of schemes, thousands of schemes are there. If you want to go through this, nobody should be left poor in the country. Nobody should be left with without the proper quality of health and education in the country. But yes, are they able to get it? Why are the schemes not reaching the poor person? हम कहते हैं हमने डिजिटाइजेशन किया है, कंप्यूटराइजेशन किया है, ये सही है, टेक्नोलॉजी का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन जिनके लिए आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जिनके लिए आप ला रहे हैं, वो कितना सक्षम है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में. इम्पॉर्टेंट ये बात है कि अगर कहीं ऐसा ना हो जाए कि टेक्नोलॉजी फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द टेक्नोलॉजिस्ट एंड ऑफ द टेक्नोलॉजिस्ट, ये नहीं हो जाए. जिनके लिए टेक्नोलॉजी आ रही है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है. इफ इट इज नॉट सो देन विल से इट इज, वी कैन नॉट से वी आर हैविंग ए गुड गवर्नेंस. आप कहीं नक्शा पास कराना हो जेडीए में, लाइसेंस लेना हो, ड्राइविंग लाइसेंस, देयर इज ऑनलाइन सिस्टम. बट व्हाई इज इट दैट डिस्पाइट देयर बीइंग एन ऑनलाइन सिस्टम 90% licenses are made through the agents? Why can't people get the driving license themselves? So therefore, there is something to do with that. Now I think, since the time allotted to me is limited, so I'll have to slightly hurry up. I'll now go to the solutions, what can be done, should the administration be doing. First and foremost thing which comes to your mind is the simplification of the procedures of the government. The procedures, we have too many laws. कानून दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है और पालना सबसे कम हिंदुस्तान में है. प्रॉब्लम ये, हमें कम कानून चाहिए और सख्त पालना चाहिए. कानून बड़े सख्त हैं, पालना लगभग नहीं है. इसीलिए हम देखते हैं सारा कि ट्रैफिक लाइट पे को निकल रहा है. एक पे पढ़ रहा था कि 1200 चालान हुए किसी ट्रेलर के. आई एम जस्ट गोइंग बाय द मीडिया रिपोर्ट्स एंड दैट ट्रेलर क्रश्ड 5 people to death within 2 days. अगर किसी के चालान इतने हो चुके हैं तो क्यों नहीं किसी जगह इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप पकड़ के उसको बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं. ये एक प्रश्न उठता है. तो सरल होना चाहिए, डिजिटाइजेशन ऐसा हो ताकि लोगों के फ़ायदे के लिए हो. ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं. My wife and we work for an NGO called Smile, which is working for the people of the downtrodden and in the vulnerable societies. लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप निकलती है, लेबर डिपार्टमेंट भी निकालता है और भी निकालते हैं. There are scholarship things, but eligibility and entitlement are two different things. Eligibility तो है, अगर 1 लाख लोग एलिजिबल हैं, बजट आएगा 1000 के लिए, मान लो 2000 के लिए, 5000 के लिए. गुड गवर्नेंस उसको कहेंगे जो एलिजिबल है सरकार की स्कीम में, उस सबको मिले, एंटाइटलमेंट हो. मेरा सजेशन ये है, इसके अंदर एक जो प्रपोजल है वो ये है, कैन वी कन्वर्ट द एलिजिबिलिटी टू एंटाइटलमेंट. Once it becomes eligibility, if eligibility is of 100 times more people, then the selection will be done at the local level. The officials or whatever method they adopt will be there. So this will give rise to the middleman. If you have access to middleman, you get 10 out, say 100 out of 1000 are to be given, you will be 100 out of those 1000. Otherwise, so therefore, whenever such schemes are launched, the proposal is that either you don't launch a scheme. If you launch a scheme, then make sure that each and everyone gets it, so that the chances of discretion available at the local level is reduced, and each and everyone who is entitled and not eligible gets that benefit, whether it is scholarship, whether it is some or other types of benefits, some loan for a housing or whatever. So another reason, I'm just making some points in point form only, is the trust element. Friend, there is a lot of trust
deficit between people and the government. There is a mutual distrust. If the trust is there, the people will prove themselves trustworthy. अंग्रेज चले गए, लेकिन अविश्वास का जो बीज हमारे मन में बो गए कि सरकार समझती है लोग सब बेईमान है, बेईमान समझती है सरकार सारा शोषण करने के लिए है। ये जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, उस डिस्ट्रस्ट के कारण कई बार ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस की स्कीम बना लेते हैं, उसके रिगमरोल में उलझ के रह जाते हैं, सारे कॉम्प्लिकेशंस में उलझ के रह जाते हैं, उसका फायदा नहीं ले सकते हैं। तो देयरफॉर वी हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग द पीपल। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैं एक लैंड बिल्डिंग टैक्स में काम करता था। एक सिंपल कर दिया हमने, भैया आपको किसी का कोई असेसमेंट नहीं, कोई इंस्पेक्टर्स नहीं, जो डिक्लेयर करते हैं फॉर्मूला बता दीजिए और जमा करा दे, वो हो जाएगा उसका। शुरू में हमारे इंस्पेक्टर्स से डिपार्टमेंट में दे सेड कि सब इससे गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लोग पैसे नहीं देंगे। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इन दैट पर्टिकुलर ईयर, अब तो डिपार्टमेंट भी नहीं हो, 93-94 की बात है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट द टारगेट, when we trusted people, the target was not only achieved, it was exceeded, and I as a director got some incentive and my departmental officials also got some incentive. This is what that. तो ये बहुत ज़रूरी है इसको। मुझे कोई बता देना, कोई सब आप देख रहे हो तो जो 5-4 मिनट जब बाकी हो तो मैं तो, क्योंकि अच्छा एक ये है, लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बेईमान होते क्यों हैं? बड़ा सिंपल तरीका है, बेईमान होंगे तो मिस गवर्नेंस होगा, पक्की बात है। गवर्नेंस तभी अच्छा होगा जब बेईमानी नहीं होगी, कम होगा। होता है इसलिए हुआ ना कि there is a feeling that you can do whatever and you will get away with it, and ना तो उसके chances of getting caught, getting punished are hardly anything. So therefore they calculate करते हैं, दोस्तों से पूछता हूँ, भाई it's a question of say how much is the what do we gain and what do we lose. If it is a game of maximum gain and minimum loss, say minimum risk, then they adopt it. If it can be converted, it can be converted into, if somebody is corrupt, it has to be the business of maximum, minimum say gain and maximum loss or maximum punishment. ऐसा होगा तो क्यों करेगा कोई भी आदमी? समझदार आदमी, सब जो भ्रष्ट है वो भी समझदार है कि अगर नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। वन इज द लॉ शुड बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली, विच कैन बी देयर। आज एक काम में जाऊँगा दफ्तर में, नहीं होगा, वही काम में किसी दूसरे को पकड़ के वहाँ चला जाऊँगा तो वो काम हो जाएगा। This is not the symbol of good governance, friends. It has to be, law has to be uniformly applied. कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, कानून का राज हो, न कि ये देख करके कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है, शक्ल देख के तिलक निकालना। शक्ल देख के तिलक निकालना मतलब जो ज़्यादा कनेक्टेड है या ज़्यादा समृद्ध है उसका काम हो जाएगा और बाकी का नहीं होगा, तो गवर्नेंस की, अच्छे गवर्नेंस की निशानी नहीं है। और ये कैसे होगा, ये लोग कैसे लोग आएंगे? आज मेरा मानना यह है कि जो तरीका है हमारे रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स का, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। फिजिक्स कितनी अच्छी आती है, हिस्ट्री कितनी अच्छी आती है, केमिस्ट्री कितनी अच्छी, यह देख करके हम भर्ती कर लेते हैं लोगों को। देखने की ज़रूरत यह है कि उसके मन में मानवीय संवेदना कितनी है, उसके मन में गरीबों के प्रति दर्द कितना है, क्या किसी गरीब को चोट लगती है तो दर्द उसको होता है। ये गुड गवर्नेंस का मतलब ही है। एक भजन भी गाया जाता था शुरू में, जब यहाँ शुरू किया था, पीर पराई जाने रहे, तो मतलब कष्ट हो, समस्या हो नागरिक की और पीड़ा हो एडमिनिस्ट्रेटर को, तो अपने आप समस्या दूर होंगी। आज हमें दुख होते ही नहीं है, तो आप गाएंगे समस्या हमारी यही मित्रों ये वाली है। और हाँ, अफसर लोग क्या टाइम देगा? 2 मिनट में खत्म कर दूँगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ मैं, चलिए इसको नहीं मैं इसको छोड़ देता हूँ। एक दो चीज़ और खत्म कर दूँगा बात अपनी। तो क्या होता है कि तो जब बात मुंह से निकलती है तो टाइम लिमिट करता है, जेल से निकलती है तो टाइम को लिमिट करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन क्या करता है। तो लोग कहते हैं कि नीति और नियम खराब है सरकार के। मेरा मानना ये गलत बात है। मेरा अपना अनुभव कहता है नीयत खराब है लोगों की। नियम भी अच्छे कितने बना लो, नीति कितनी बढ़िया बना लो, और नीयत खराब है तो बेईमानी होनी किसी भी तरह से। और अगर ये हमने नहीं किया मित्रों, तो ये सारा का सारा जो है, बहुत सारी चीज़ें मैं उसको छोड़ देता हूँ। लास्ट में 1 मिनट की कविता सुना देता हूँ आपको। मिस गवर्नेंस मतलब यहाँ तो ऐसे ही चलता है, गुड गवर्नेंस मतलब यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। ये तो बात है, कुल मिला के शॉर्ट में देखें तो मैंने जब बार ज़्यादा कविताएं, मैंने तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, कविता वगैरह उस तरह से नहीं लिखता, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी मुझे माफ़ कर देंगे उसके हिसाब से। नई सड़कें 2 इंच बारिश से टूट जाएं, लाखों पौधे बड़े होने के पहले ही मर जाएं, बूढ़ा व्यक्ति पेंशन के इंतजार में दुनिया से चला जाए, लेकिन कोई न कुछ करता न कहता, क्योंकि क्या फ़ायदा, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। बीमार डॉक्टर न मिलने से मर जाए, मिलावटी चीज़ें खाने से कैंसर हो जाए, पुलिस वाला
बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, मतलब, लेकिन पुलिस वाला राहगीर से चौथ वसूल करता दिख जाए, लेकिन हम न कुछ कहेंगे न करेंगे, क्योंकि क्या फायदा। यहाँ तो ऐसे ही चलता है, बिना बात के टेलीफोन का बिल आ जाए, बिना पढ़े नकल करके टॉप कर जाए, बिना योग्यता रिश्वत देकर नौकरी पा जाए, रास्ते चलते बहन बेटी को कोई छेड़ जाए, किसी के राशन कार्ड का राशन कोई और ले जाए, गरीब बीपीएल से बाहर और अमीर बीपीएल बन जाए, फिर भी हम चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि क्या फायदा। यहाँ तो ऐसे ही चलता है। स्कूल में बच्चे जाएं और टीचर ना आए, गरीब दिन भर पसीना बहाए और पूरा पैसा न पाए, मजदूर के फैक्ट्री में चोट लग जाए पर इलाज तक न पाए, वह बरसों काम करे पर रिकॉर्ड में नाम तक ना आवे, योजनाओं के पैसे एनजीओ बीच में खा जाए, दहेज के लालच में बहुओं को जला दिया जाए, बेटी को जन्म से पहले ही मार दिया जाए, फिर भी हम शिकायत तक न करें, क्योंकि क्या फायदा। यहाँ तो ऐसे ही चलता है। अब आखिरी है, हम सब के लिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, जो हम सब थोड़ा बहुत प्रबुद्ध मानते हैं अपने आप को। क्यों चलेगा ऐसे ही सब और कब तक? क्यों चलेगा ऐसे ही सब और कब तक? क्या यह देश अकर्मण्य नेताओं, अफसरों और पत्रकारों की गिरवी है? अब वक्त आ गया है, उठना और जागना होगा और कहना होगा हम सबको मिलकर, हम लोग नागरिक भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, मान लीजिए, हम सबको मिलकर बहुत हो चुका, बहुत सहन कर चुके, अब न सहेंगे न झुकेंगे और बोलेंगे सब मिलकर, ऐसे अब नहीं चलेगा। जब ऐसे चलना बंद होगा तभी उस क्षण से मित्रों देश आगे चलना आरंभ कर देगा, और तब नहीं रोक पाएगी कोई भी ताकत इसे शिखर तक पहुंचने से, कोई भी नहीं रोक पाएगी ताकत इसे शिखर तक पहुंचने से। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि हम सब देश को शिखर तक पहुंचाएं और अपना अपना काम करें और अपनी अपनी बात करें, और बातें बहुत सारी थी, और कभी मौका लगा तो कहेंगे। तो थोड़ा 1-2-3 मिनट ज़्यादा हो गया पुनीता, थैंक यू सो मच। एक बार अंत में पुनः डॉक्टर सिंह साहब को मेरी ओर से भावपूर्ण, मेरी ओर से श्रद्धांजलि, उनकी याद स्मृति को नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, और कुछ मनन कीजिएगा, कुछ लागू हो जाए तो कर दीजिएगा, तो मुझे लगा सार्थक हुआ। थैंक यू सो मच।